गुरुकुल के इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, संस्कृत भाषा विज्ञान के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ध्वनि परिवर्तन के नियमों की। ध्वनि परिवर्तन के नियमों की चर्चा के बाद एक नया विषय प्रारंभ किया था, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। इस ध्वनि परिवर्तन की दिशा को एक बार आप लोगों के सामने लेकर के मैं उपस्थित हूं, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज। मित्रों, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं की जो भूमिका रही है उसके संदर्भ में मैंने आपके सामने स्थापित किया था कि विश्व की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है और उस परिवर्तनशीलता का कोई ना कोई एक उसकी दिशा होती है। जैसे किसी ऊंचाई वाले स्थान पे कोई आप लुढ़कने वाली वस्तु रख दें, पत्थर रख दें, तो लुढ़कने की वो अपनी दिशा की जो दिशा है वो स्वयं तय कर लेगा। इसी प्रकार अगर किसी अन्य विषय में परिवर्तन हम देखते हैं तो परिवर्तन किधर हो रहा है, अर्थात वो प्रोन टू जिसे कहते हैं वो किधर हो रहा है। इसी दृष्टि से ध्वनि परिवर्तन को भी हमें सोचना है कि यदि ध्वनि में परिवर्तन दृष्टिगत होता है तो वो कैसे हो रहा है, उसकी दिशा क्या है, उस दिशा को हम क्या नाम देंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित है। इस ध्वनि परिवर्तन को दो चार इस विषय से समझ सकते हैं। जैसे शब्द है अक्षी, अक्षी। अब इसमें जो भी ध्वनियां हैं कालांतर में वही अक्षी शब्द परिवर्तित होकर के आंख, जैसे हम कहते हैं, अनुनासिकत्व ग्रहण करते हुए क्ष जो है वो ख में परिवर्तित होकर के आंख बन गया। अर्थात ध्वनि में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन प्राप्त हो रहा है। अग्नि, आग, अग्नि आदि ये जो परिवर्तित रूप है उनकी दिशाएं क्या है, उसी को हम लोग समझने के लिए यहां उपस्थित हैं। तदनुसार इस क्रम में हमने यह भी आपके सामने स्थापित किया कि वस्तुतः यह चिंतन कोई आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों का चिंतन नहीं है। यह चिंतन निस्संदेह भारतीय मनीषियों का चिंतन है। यह चिंतन हमें आधुनिक स्वरूप में प्राप्त नहीं होता, यह चिंतन हमें प्राचीन रूप में प्राप्त होता है। यथा पाणिनि के अष्टाध्यायी की चर्चा कर लें, पतंजलि के महाभाष्य की चर्चा कर लें, कात्यायन के वार्तिक की चर्चा कर लें। जब जब उन विषयों को गंभीरता से आप पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से शब्दों में परिवर्तित होने के नियम हम पाते हैं, सविशेष जब संधि पढ़ते हैं। शिवच्छाया शब्द है, शिव छाया। शिवच्छाया, एक नई ध्वनि उसमें इंसर्ट हो रही है, नियम है वहां पर छेच। इसी तरह अगर हम लोग तल्लीन शब्द कहते हैं, मूल शब्द है तत् प्लस लीन, लेकिन वही त परिवर्तित होकर के तल्लीन बन जाता है, तुरली सूत्र वहां पर उसे परिवर्तित कर देता है। तो परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को किस श्रेणी में रखेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, इसी का विमर्श हम यहां पर आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। मित्रों, भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखें तो यास्क हो, पतंजलि हो, मैंने पाणिनि का नाम लिया, मैंने कात्यायन का नाम लिया, इसके साथ वामन जयादित्य हैं। अगर इन्हें देखें तो स्पष्ट रूपेण आपको परिलक्षित होगा कि कितनी सूक्ष्म दृष्टि से ये भाषा में, शब्दों में, वर्णों में होने वाले ध्वनि परिवर्तन की ओर संकेत देते हैं। यास्क ने तो स्पष्ट उन्हीं स्थलों, उन्हीं विषयों, उन्हीं नामों का प्रयोग किया है जिन नामों का प्रयोग आज हम आधुनिक भाषा विज्ञान में करते हैं। आदिशेष, आदिलोप, अंतलोप, उपधालोप, उपधा परिवर्तन, वर्णलोप, द्विवर्णलोप, आदि विपर्यय, अंत विपर्यय, विपर्यय यानी परिवर्तन हो जाना, आद्यंत विपर्यय, आदि के भी और अंत का भी विपर्यय। इन्हीं विषयों को एक समग्रता के रूप में, एक कैटेगराइज्ड वे में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए पतंजलि ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति दी है जो आपके सामने उपलब्ध है। आप देख सकते हैं स्लाइड में, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पतंजलि ने बड़े सुंदर संक्षिप्त रूप में 3 या 4 विषयों को, 3 या 4 स्थलों को हमारे सामने निर्दिष्ट किया है। और ये स्थल हैं वर्ण व्यत्ययापाय योपयोजन योपजन विकारेश्वर्थ दर्शनात्।
पुनः एक बार इसे देख लें। वर्ण व्यत्ययापायोपजन विकारेष्वर्थ दर्शनात्, अर्थात वर्ण व्यत्यय, वर्ण अपाय, वर्ण व्यत्यय परिवर्तित होना, वर्ण विपर्यय अभी पढ़ेंगे, वर्ण अपाय यानी वर्ण का नाश, वर्ण उपयोजन अर्थात वर्ण का आगम, और वर्ण विकार यानी जो वर्ण है वो वर्ण अपने स्वरूप को बदल लेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से ये 4-5 बिंदु हमारे सामने थ्रो किया है, जिसे बाद में आप पाएंगे कि अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं एज इट इज। व्यत्यय बड़ा सुंदर शब्द है, हिंस शब्द है। अब हिंस शब्द से सिंह शब्द हमें प्राप्त होते हैं। अगर आप देखें तो ह की जगह पर स और स की जगह पे ह आ गया। इसी तरह से कृत, तर्क, कृत कर्तन्य काटना वाला, त इधर आ जा रहा है और क इधर आ जा रहा है, तो ये व्यत्यय परिवर्तित हो रहा है। आगे उदाहरण देंगे, बनारस का उदाहरण देंगे, जहां पर कि वाराणसी में र और न अपना स्थान जो है बदलते हैं। इसी तरह जो अपाय है, वर्ण का जो नाश है, हत है, हन धातु के ना का लोप हो जाता है, घ्नंति हन के ना का लोप हो जाता है। आगम देखें, लविता शब्द है, में ई का आगम हो रहा है। तो ये सारे के सारे उदाहरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में हमारे सामने विमर्श के लिए प्रस्तुत किया है। और उसी को जो यास्क के जो सिद्धांत है, उस यास्क के सिद्धांत का सार हम वामन जयादित्य के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पाते हैं, जहां पर कि वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशो धातुस्तदर्थाति शयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। यानी वर्णागम वर्ण का आ जाना, वर्ण विपर्यय वर्ण के द्वारा अपने स्थान को परिवर्तित कर लेना, वर्ण विकार, वर्णनाश और अर्थातिशय, ये 5 बिंदु हैं जिनको कि इस ध्वनि परिवर्तन की दिशा के रूप में चिन्हित सर्वप्रथम भारतीय मनीषियों ने किया। इन्हीं सारे चिंतन का सार समग्र रूप में हमारे सामने उपस्थित करते हैं आधुनिक भाषा वैज्ञानिक, और तदनुसार आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी 14 सूची दी है। मित्रों, एक बार फिर से कह रहा हूं, ये भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा उन स्थलों पर ध्यान सविशेष से जाने के बाद ये पंक्ति बनाई गई। लेकिन अगर आप सही अर्थों में देखें, इसे सही अर्थों में जानें, इसे आप 20 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि 14 की 14 ही होंगे। इससे पूर्व हमने देखा निरुक्त में 5 की चर्चा की गई। इसी तरह अगर हमने पतंजलि महाभाष्य को देखा तो 6 की चर्चा की गई। अगर मैं ब्लूमफील्ड की बात करूंगा, महाभाष्य में 4 और ब्लूमफील्ड जो है 6 स्थलों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की सुविधा की दृष्टि से, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये खास करके जो विश्वविद्यालयीय परीक्षा में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यूपीएससी या और इस तरह से किसी भी प्रकार के जो प्रशासनिक परीक्षा में अपने लिए को जा रहे हैं, अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए इन विषयों को समझना बहुत जरूरी होता है। हालांकि इसे समझना सरल होता है, अगर इसे एक बार गौर से पढ़ ले तो दोबारा आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। और तदनुसार ये 14 बिंदु हैं। हो सकता है कि मानकीकरण के कारण इन शब्दों को समझने में कठिनाई हो, इसीलिए हमने उसके लिए इंग्लिश टर्म भी आपके लिए दिया है, समीकरण, एसिमिलेशन, विषमीकरण, डिसिमिलेशन, आगम, ऑगमेंट, लोप, एलिजन, समाक्षर लोप यानी सम अक्षर लोप, हेप्लोलॉजी, वर्ण विपर्यय, मेटाथेसिस, महाप्राणीकरण, एस्पिरेशन, अल्प प्राणीकरण, डी एस्पिरेशन, घोषीकरण, वोकलाइजेशन, अघोषीकरण, डी वोकलाइजेशन, अनुनासिकीकरण, नेजलाइजेशन, ऊष्मीकरण, एसिबिलेशन, संधि कार्य, ज्वाइनिंग, मात्रा भेद, जो स्पेलिंग जिसको हम कहते हैं चेंजेस इन स्पेलिंग। अब अगर आप लोग देखते होंगे, मैं मात्रा भेद की चर्चा यहां स्पष्ट कर दूं, अगर कोई लैपटॉप पे प्रोग्राम शब्द इंग्लिश में टाइप करते होंगे तो अगर आपने PROGRAMME स्पेलिंग लिखा तो जो अमेरिकन स्पेलिंग है वो आप देखेंगे कि नीचे में आपको रेड कलर से अंडरलाइन कर देते हैं।
क्योंकि वहां पर डबल एम की जगह पर सिंगल एम होता है और प्रोग्राम ME आप लिखते हैं तो वो शब्द ले लेते हैं। या इसी प्रकार ऐसे कई शब्द जिसका कि मानकीकरण जो यूके इंग्लिश है, उस इंग्लिश के तहत आप स्पेलिंग प्रयोग करते हैं, लेकिन लैपटॉप की जो प्रोग्रामिंग है वो अमेरिकी इंग्लिश के कारण जो है वो चलता है। तो वहां आप देखते हैं कि उसके नीचे रेड लाइन्स आ जाती है, अर्थात उसको हाईलाइट कर देते हैं कि योर स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। तो ये मात्रा भेद, और ये तो मैंने इंग्लिश के उदाहरण जो प्रत्यक्ष खास करके जो प्रयोग करने वाले हैं लैपटॉप के उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन हमारी देवनागरी जो हिंदी, संस्कृत आदि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, उसमें भी आप पाएंगे कि मात्रा भेद भी प्राप्त होते हैं। हम उनको उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिमिलेशन को, समीकरण को। जैसा नाम से स्पष्ट है, यहां समीकरण यह मैथमेटिक्स का समीकरण नहीं है, यह कोई इक्वेशन नहीं है, बल्कि यहां पर स्पष्ट रूप में हम देखेंगे कि दो जो भिन्न या विषम पद होंगे वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, अर्थात पूर्व और पर के जो वर्ण होते हैं वो समान वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तदनुसार यह समीकरण दो प्रकार के हैं, पुरोगामी, पश्चगामी। अब इसे पहले पुरोगामी समझ ले। पुरोगामी क्या है कि जो दो भिन्न वर्ण हैं, उदाहरण के लिए हम सबसे पहले शब्द ले लेते हैं, एक विष्णु शब्द है, ठीक है, या रामस चिनोति शब्द है, रामस सहलंत। इसको फोकस कीजिए क्योंकि संस्कृत में यह बड़ा अच्छा उदाहरण है, तो चुनाश्चु के अंतर्गत आता है। तो रामस प्लस चिनोति लेते हैं। अब देखिए यह इससे भी अच्छा होगा तत् प्लस चकार को समझना, यह ज्यादा इजी होगा समझना, तत् प्लस चकार। अब देखेंगे कि यहां पे तत् का त हलंत है और चकार का च है। अब दोनों में क्या है कि विषम वर्ण है दोनों, लेकिन दोनों मिल करके समवर्ण में, समान वर्ण में, अर्थात एसिमिलेट कर जाता है, यानी तत् का आखिरी त भी च बन करके तत्चकार बन जाता है, तत्चकार। तो क्या हुआ, समीकरण हो रहा है शब्दों का। सविशेष आप पाते हैं कि जो भी हमारे समीकरण में जो पुरोगामी का है, तो यहां पर त वाला जो है त बाद में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम पुरोगामी ले लेते हैं। स्टुनाष्टु का उदाहरण देख लीजिए, विष्णु, विष्णु, और वो स जो है श में कन्वर्ट हो रहा है, विष्णु आदि। इस तरह जो चीजें हैं ये पुरोगामी समीकरण की स्थिति आती है। और समीकरण का जो सिद्धांत है ये बहुधा खूब हम आप पाते हैं, तोरली सूत्र अभी पाएंगे, उन सब की चर्चा करेंगे कि तत् जो लीन है, तल्लीन, त को अपने में एसिमिलेट कर लेना, मिला लेना, इसलिए जो है वहां पर तल्लीन है। इसी प्रकार जो पश्चगामी है, पश्चगामी में क्या होता है कि राइट हैंड के वर्ण को लेफ्ट हैंड वाला वर्ण अपने में मिला लेता है। दो भिन्न वर्ण है लेकिन मिला लेता है। भरे भरे उदाहरण है, संस्कृत में चीनी आदि के लिए शब्द प्रयुक्त तो होते हैं शर्करा, शर्करा, लेकिन उसी से क्या निकल गया, शक्कर। देखिए, यानी शर का जो र हलंत है वो करा का जो क है, क ने र को अपने में ड्रैग करके मिला लिया, तो र और क मिलकर के डबल का हो रहा है शक्कर। धर्म शब्द, अगर आप लोगों ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ा होगा तो वहां पे धर्म के लिए धम्म शब्द प्रयोग हो रहा है। यहां पर भी जो र हलंत है, धर्म का जो र है रेफ, और जो मां है, मां र को अपने में एसिमिलेट करके र को भी मां में कन्वर्ट कर दे रहा है और धम्म बन रहा है। ध्वनि परिवर्तन हो रहा है, ध्वनि परिवर्तन की दिशा निर्धारित हो रही है, ध्वनि परिवर्तन की उस दिशा का नामकरण हम लोगों ने समीकरण किया है। और समीकरण का दो भेद है, जिसमें कि पहला भेद पुरोगामी, दूसरा भेद पश्चगामी है। हम पश्चगामी को समझ रहे हैं यहां पर, अर्थात पश्चगामी यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वर्ण है वो राइट हैंड वाले वर्ण को अपने में एसिमिलेट कर रहा है। गल्प, हम लोग सभी जानते हैं कथा आदि के लिए शब्द प्रयोग होता है गल्प। तो वो गल्प क्या हो रहा है, आज क्या शब्द बन गया, गप, जिसे आप सामान्य भाषा में गपशप कर रहे हैं। तो गल्प से देखिए ल को प अपने में मिला ले रहा है, इसीलिए ये इसको हम पश्चगामी और पुरोगामी, ये दो चीजें हुई। यानी राइट वाला जब लेफ्ट में कन्वर्ट होगा तो हम उसे पुरोगामी समीकरण कहेंगे, प्रोग्रेसिव समीकरण कहेंगे, प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन कहेंगे। और लेफ्ट वाला अगर राइट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम पश्चगामी रिग्रेसिव एसिमिलेशन कहेंगे।
तोरली का जो उदाहरण जो आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, तोरली का उदाहरण, ये बेसिकली यह स्पष्ट रूप में आप पाएंगे कि यह पश्चगामी समीकरण का उदाहरण है। ल जो है, जो लेफ्ट है, वो राइट को अपने में, तल्लय, तल्लीन आदि ऐसे ढेरों शब्द आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए, हम तो व्याकरण की दृष्टि से यहां समझ रहे हैं कि व्याकरण के नियमों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन वस्तुतः हो क्या रहा है, वहां ध्वनि परिवर्तन हो रहा है। नियम के अंतर्गत हम वर्ण परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो हम श्रवण करते हैं, जब ये हमारे ऑडिबल हमारे लिए होता है, तो वहां पे वो ध्वनि परिवर्तित होकर के हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए इसको ध्वनि परिवर्तन में शामिल करके ध्वनि परिवर्तन का एक स्थान चिन्हित किया गया, निर्धारित किया गया। मित्रों, उसके ठीक अपोजिट विषमीकरण है। अब विषमीकरण क्या है? विषमीकरण में दो समान वर्ण होंगे, जिसमें एक वर्ण असमान हो जाएगा, वह बदल जाएगा। एसिमिलेशन में दो विपरीत वर्ण समान वर्ण में परिवर्तित हो रहे थे, उसके ठीक विपरीत दो समान स्वर कह लें, दो समान ध्वनि कह लें, वह क्या है? विषम ध्वनि में परिवर्तित हो रहा है। अब इसको उदाहरण जब हम लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं, जो संस्कृत में लिट लकार है, संस्कृत में जो लुंग लकार है, और संस्कृत में जब हम सन प्रत्यय लगाते हैं, तो वस्तुतः ये तीनों जो प्रयोग है, तीनों जो रूप है, वो विषमीकरण का रेडीमेड रेफरेंस होता है, हमारे लिए रेडीमेड एग्जाम्पल होता है। लेकिन पहले हम बोलचाल की भाषा के माध्यम से समझ लें। काक, काक शब्द कौवा के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में, यही बन के क्या हो गया? काग, कागा शब्द आप लोग जानते होंगे। काग यानी क है, समान स्वर है, समान ध्वनि है, समान वर्ण है, लेकिन जो दूसरा क है वो ग में बदल रहा है। कंकण, कंकण शब्द होता है, वही क्या बन रहा है? कंगन। दो क है, उसमें से एक का डिसिमिलेट हो रहा है, विषमीकरण उसका हो रहा है, कंगन। वल्कल शब्द है, हालांकि वल्कल का उदाहरण आप वहां पर भी रख सकते हैं, पश्चगामी समीकरण में भी, लेकिन वल्कल में भी देखिए क्या हो रहा है कि दो ल है, एक ल इधर एक ल इधर, तो एक ल जो है कन्वर्ट होकर के वक्कल बन रहा है। हालांकि ये बोलचाल में बहुत अधिक प्रयोग में नहीं है, इसीलिए मैं ये कहूंगा ये केवल समझाने के लिए है, लेकिन आप लोग अगर पॉपुलर उदाहरण रखें तो पॉपुलर उदाहरण में वल्कल का उदाहरण उतना फिट नहीं बैठेगा। अब आते हैं क्री धातु का लिट लकार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि क्री धातु का लिट लकार ककार होता है, लेकिन लिट के नियम के कारण वह चकार बन जाता है। तो ककार का जो क और क है, उसमें एक का विषम स्वरूप ग्रहण करके चकार बन जाता है, तो क बदल करके च हो रहा है। इसी तरह गम धातु का गगाम, लेकिन बन क्या रहा है? जगाम। तो इसीलिए मैंने उदाहरण में पहले आपके सामने रखा, लिट लकार हो। अब देखिए यहां अगी गणत, ये अजी गणत हो रहा है, अगी गणत अजी गणत हो रहा है, यानी ग ज में परिवर्तित हो रहा है, विषम स्वरूप को ग्रहण कर रहा है। इसीलिए इस पूरे समग्र बिंदु को, स्पॉट को क्या कहा गया? विषमीकरण। ये लुंग लकार का उदाहरण है। मित्रों, सामान्य रूप से पाणिनि के नियमों के अधीन अगर रखें तो कुहोश्चुह और अभ्यासे चर्च का जो मौलिक जो नियम है वो विषमीकरण को ही कॉम्प्लीमेंट करता है। विषमीकरण का उदाहरण हम कुहोश्चुह, अभ्यासे चर्च या लिट लकार, लुंग लकार, सन प्रत्यय के साथ अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आगम, ऑगमेंट। आगम शब्द से ही अर्थ क्या होता है? आना। मतलब जो शब्द दृश्य नहीं है, जो शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, जो स्वर दिखाई नहीं दे रहा, वह आकर के जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें वह स्वर आकर के जुड़ जाता है। मित्रों, जब मैं स्वर शब्द अभी कह रहा हूं तो अभी हम इसका अर्थ वॉवेल नहीं लेंगे, ऑल्दो वॉवेल ही मेजर रोल करता है, लेकिन जब यहां शब्दोच्चारण कर रहा हूं मैं स्वर, तो स्वर का अर्थ यहां पर हम ध्वनि लेंगे, साउंड लेंगे। तो आदि स्वरागम,
अब ये आगम जो है ये 3 प्रकार के हैं, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम। अर्थात कोई मूल वर्ण है, मौलिक वर्ण है, उस वर्ण के या तो आप प्रारंभ में किसी नए ध्वनि को पाएंगे, यानी तो उस शब्द के मध्य में कोई नूतन ध्वनि आप पाएंगे, या नहीं तो अंत में कोई नूतन ध्वनि पाएंगे। अभी मैंने उदाहरण लिया था शिवच्छाया, लक्ष्मी छाया। अब देखिए वहां पर आप व्याकरण के नियमों से भी छेछा, पदांताद्वा आदि जो नियम है उनसे थोड़ी दूर हट करके भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, और वहां पर भी तुक का आगम हो रहा है, च का आगम हो रहा है, जो कि शब्द के मध्य में हो रहा है। तो एक नूतन ध्वनि आ गई, शिवच्छाया नूतन ध्वनि है, च। लक्ष्मी छाया नूतन ध्वनि है। या इसी तरह जब आप षष्ठोटी में आते हैं, षष्ठोटी क्या करता है, वो एक नई ध्वनि वहां पर ला करके उपस्थित कर देता है। तो ये आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम। अब इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। मित्रों देखें, जो आदि स्वरागम है इसका एक नाम प्रागुपजन भी है। अगर आपको याद हो, जब हमने पतंजलि महाभाष्य की पंक्ति को कोट किया था तो उस जगह पर उन्होंने वर्णोपजन शब्द प्रयोग किया है। वर्ण व्यत्यय, वर्ण अपाय और वर्णोपजन। तो ये उपजन, यानी यहां उपजन का मतलब क्या है, आगम है। तो प्राग उपजन अर्थात पहले आना, प्रोथेसिस। अब ये जो अक्षरागम है, अब बड़े ही सुंदर उदाहरणों से, खास करके क्षेत्रीय और ग्राम्य भाषाओं में ये खूब प्रयोग होता है। स्त्री क्या बोलते हैं गांव में, स्त्री। स्त्री से पहले ई जो एक नूतन ध्वनि है वह जुड़ जाती है और हम स्त्री बोलते हैं। स्टेशन, स्टेशन। सामान्य रूप से जिनको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन या नहीं होते हैं, गांव के ऐसे लोग जो प्रयोग करते हैं, स्टेशन प्रयोग करते हैं। स्नान, स्नान करते हैं, स्नान करके आ रहे हैं। स्नान शब्द है स्नान, सा को स्लैश, सा को काट रहा है। लेकिन भाई मुख्य सुविधा की दृष्टि से या प्रयत्न लाघव की दृष्टि से वो स्नान बोलते हैं। इसी तरह स्कूल शब्द है तो स्कूल जाते हैं, स्तुति है तो स्तुति कर ले रहे हैं। मतलब जो ये संयुक्त अक्षर वाले शब्द है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि संयुक्त अक्षर अगर आदि में हो तो एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि संयुक्ताक्षर से पूर्व प्रायशः एक नूतन ध्वनि आकर के जुड़ जाती है, और वह ध्वनि प्रायशः वॉवेल होती है, वॉवेल होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे स्त्री में ई, स्टेशन में ई, स्नान में अ, स्कूल में ई, स्तुति में ई। इसी तरह से आप एक और देखें उदाहरण, अस्थि शब्द है, ह आकर के जुड़ रहा है, हड्डी। मतलब अड्डी होना चाहिए था अगर अस्थि के अपभ्रंश को लेके चलें तो, लेकिन एक नूतन ध्वनि वहां पर ह जो व्यंजन रूप में है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि स्वर का मतलब स्वर ना लेकर के हम ध्वनि लें, और वो ध्वनि जो है प्रायशः 2 प्रकार की है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो दोनों प्रकार की ध्वनियां हम देख रहे हैं यहां पर। पहले में हमने स्वर ध्वनि अर्थात वॉवेल्स, जो वॉवेल साउंड है उसे देखा। अब दूसरे में हम कॉन्सोनेंट साउंड देख रहे हैं। ओष्ठ, ओष्ठ का देखिए होठ हो गया, ओष्ठ का हो, यानी ह एक नूतन ध्वनि आकर के आदि में उपस्थित हो रही है। उल्लास शब्द हुलास बन गया, तो उस ऊ से पहले ह एक नूतन ध्वनि जुड़ रही है। ओष्ठ में भी ओ में ह एक नूतन ध्वनि जुड़ रही है। अस्थि में भी ह जो है वो अ से पूर्व ह आकर के व्यंजन रूप में। तो दूसरे शब्दों में मित्रों, जो मूल विषय यहां पर हमने प्रस्तुत किया कि आगम के जो 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकार के भी 2-2 उप प्रकार हैं, और वो 2 उप प्रकार है आदि स्वरागम में, यानी स्वर आदि स्वरागम और व्यंजन आदि स्वरागम। इस रूप से उसे हमें, यानी स्वर प्रागुपजन और व्यंजन प्रागुपजन, इस रूप से हमें आदि स्वरागम को समझना है। इसी के साथ दूसरा है मध्य स्वरागम। इस मध्य स्वरागम के लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग है, स्वर भक्ति। और मैं आपको बताऊं मित्रों, यह परीक्षा में टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है स्वर भक्ति।
मैं अपने इस व्याख्यान के बाद भाषा विज्ञान के कुछ ऐसे शब्दावलियों का हम आकर के ऊपर में आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, एक फुल लेक्चर आपके सामने, जिसमें कि उन शब्दों की व्याख्या जो कि पुनः पुनः परीक्षा में टिप्पणी के रूप में पूछी जाती है। तो ये जो मध्य स्वरागम है उसका वास्तविक नाम है स्वर भक्ति, जिसे इंग्लिश में एनाप्टिक्सिस कहते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है कि मित्रों, चूंकि आधुनिक जो हमारा अध्ययन विज्ञान है, उस अध्ययन विज्ञान में जो मानक शब्दावली है, उस मानक शब्दावली को हमने इंग्लिश से ग्रहण किया और उसी के अनुकूल या तो हमने अनुवादात्मक प्रयोग किया है, और या नहीं तो हमारे व्याकरण में यदि उसके अनुकूल कोई शब्द प्रयोग है तो उन शब्द को हम वहां पर उपस्थित करते हैं। तो स्वर भक्ति तो हिंदी संस्कृत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कहीं आप जाते हैं अपने नॉलेज को और प्रौढ़ बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश टर्म को भी जरूर याद रखें, एनाप्टिक्सिस। मैं इसकी व्याख्या, मैं इसका विश्लेषण दूसरे व्याख्यान में करूंगा। समय की न्यूनता को देखते हुए मैं अपने आज का व्याख्यान को यहीं खत्म कर रहा हूं। बस यह निवेदन करते हुए कि अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप उसे जरूर पुट करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।